क्लास 8वीं के इतिहास विषय से जुड़ा चैप्टर क्रमांक 2 से संबंधित यह तीसरा वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसके प्रारंभिक दिनों की जो परिस्थितियां थी उससे मैंने छात्रों को अवगत कराने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि वीडियो सीरियल जो 9 है और जो 10 है उसमें भी चैप्टर नंबर 2 की ही चर्चा है, जिसमें मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से लेकर सूरत और आगरा जो मुगल दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉ का आगमन होता है, तो उसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो क्रमांक 9 और 10 में कर चुका हूं। ठीक है, तो आपके समक्ष अभी वीडियो सीरियल 11 है। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 का तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, आपका विषय है इतिहास, कक्षा है 8वीं, वीडियो सीरियल है 11 यानी कि 11 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, और इसमें मैंने प्रयास किया है, आपके जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 और 17 है वहां पे आप देखिएगा बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो साम्राज्य विस्तार बंगाल में किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा इस वीडियो में की गई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, और स्टूडेंट्स, बंगाल का अर्थ आपको वर्तमान बंगाल से नहीं लगाना है जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, वो नहीं। वास्तव में हम उस बंगाल की बात कर रहे हैं जिसमें आज का बांग्लादेश, आज का हमारे भारत राज्य का एक राज्य पश्चिमी बंगाल, बिहार है ना, उसके बाद असम के क्षेत्र, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी उस वक्त बंगाल के अंतर्गत आते थे। तो इन सभी राज्यों को मिलाकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनता था जिसको उस समय बंगाल कहा जाता था। तो इस बंगाल में अंग्रेजों ने अपना पांव किस प्रकार जमाने का प्रयास किया और किस प्रकार से सत्ता हासिल की, तो ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आरंभिक दिनों में ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को बंगाल में क्या कठिनाइयां हुई और किस प्रकार से दूसरी जो यूरोपीय शक्तियां थीं जैसे कि पुर्तगाली या डच या फ्रेंच, तो इन लोगों ने भी किस प्रकार से बंगाल में व्यापार करने का प्रयास किया था, उसकी भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये जो पाठ का अंश जो कि आपको पेज नंबर 16 यानी पेज नंबर 16 पर उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि जब कभी भी आप वीडियो के माध्यम से इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं तो टेक्स्ट बुक आप अपने समक्ष रखें और टेक्स्ट बुक और वीडियो दोनों को एक साथ फॉलो करें, तो आपको जो पाठ का जो मूल भावना है वो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आप पेज नंबर 16 में, जो कि आपके बुक के लेफ्ट हैंड साइड में है, देखिएगा बाएं हाथ की ओर, वहां पे आप देखिए बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, और वहां पे जो कुछ भी लिपिबद्ध है उसे मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, शाहजहां ने पुर्तगालियों से कुछ क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया,
तथा अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत प्रदान की। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब फिर बात कर रहे हैं मुगल पीरियड की, है ना। और मुगल राजाओं में एक महान राजा हुए शाहजहां। ठीक है। तो शाहजहां के समय में पुर्तगालियों के साथ कुछ अनबन हो गई, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि शाहजहां पुर्तगालियों से क्रोधित हो गए। ठीक है। और क्रोधित होने के बाद उन्होंने पुर्तगालियों को बंगाल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। ठीक है। और उसी स्थान पे एक और बात क्या हुई कि अंग्रेजों को कुछ सीमित अधिकार दिया गया। उन लोगों को, यानी पुर्तगालियों के प्रति तो अच्छा नहीं हुआ, है ना। पुर्तगालियों को जहां एक और कहा गया कि आप बंगाल छोड़ दीजिए, वहां अंग्रेजों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए, कुछ इजाजत प्राप्त हुई व्यापार करने की। कहां पे? बंगाल में। जी हां, बंगाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शाहजहां का जो शासन था वो 1628 से लेकर 1658 तक था। ठीक है। 1628 से लेकर 1658। ठीक है। और आपको ये भी पता है कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था, है ना। ये तो पता होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों को बंगाल में व्यापार करने की मनाही कर दी गई थी। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए सीमित अधिकार दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शाहजहां क्यों क्रोधित हुए पुर्तगालियों से। ठीक है। शाहजहां क्यों क्रोधित हुए पुर्तगालियों से। ठीक स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि सन 1498 में ही वास्को डी गामा भारत आ चुके थे। ठीक है। मैं कब की बात कर रहा हूं? 1498 की बात कर रहा हूं। उस समय मुगल सल्तनत की तो शुरुआत भी नहीं हुई थी। मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई है 1526 से। ठीक है। 1526 से, है ना। यानी कि पहले मुगल सम्राट जो बाबर हुए, उनके भारत आने से 28 वर्ष पहले ही वास्को डी गामा भारत आ चुके थे। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पुर्तगाली तब से भारत में थे जबकि मुगल भारत आए भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये भी सच है कि पुर्तगाली जो हैं वो व्यापार करने के ख्याल से आए थे। ठीक है। वो भारत में शासन करने के ख्याल से नहीं आए थे। ठीक है। और उनका अधिकांश जो प्रभाव था वो भारत के पश्चिमी समुद्र तटीय किनारा जो है वहां पे उनका प्रभाव था, जैसे कि गोवा में था, कालीकट में था, सूरत में था, है ना। और यदि हम पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी समुद्रीय क्षेत्रों की बात करें, तो हुगली पर भी पुर्तगालियों का प्रभाव था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात की चर्चा हम कर लेंगे कि शाहजहां जो है पुर्तगालियों से क्यों नाराज हुए थे बंगाल में। लेकिन पहले हम लोग ये जान लें कि पुर्तगाली बंगाल में कब से थे। ठीक है। तो जब हम लोग पुर्तगालियों की चर्चा करते हैं बंगाल के संदर्भ में, तो हमारे समक्ष एक नाम आता है हुगली का। ठीक है। आज हुगली जो है वो पश्चिम बंगाल का एक जिला है। ठीक है। और आपको पता होगा कि हुगली जो है एक नदी का भी नाम है। ठीक है। जो कि पश्चिम बंगाल में की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। तो हम लोग अभी हुगली नदी नहीं बल्कि हुगली शहर के बारे में
बात करते हैं। ठीक है, तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हुगली शहर के बारे में। हुगली क्षेत्र में पुर्तगीज ही प्रथम यूरोपीय थे जिनका इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ था। सन 1536 में वास्को डी गामा को हुगली क्षेत्र में व्यापार करने की स्वीकृति मिल गई थी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 1498 में वास्को डी गामा जो है वो कालीकट आते हैं। ठीक है, उसके 38 साल बाद 1498 के 38 साल बाद यानी 1536 में जो वास्को डी गामा हैं वो हुगली क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पे उनको व्यापार करने की स्वीकृति मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे। हुगली शहर हुगली नदी के पश्चिमी किनारे एक गांव था। क्या था? जी हाँ, एक गांव था। ठीक है, जिसे पुर्तगालियों ने बड़े व्यापारिक केंद्र में बदल दिया था। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी जब वो भारत आ रही थी तो उनका एक ही उद्देश्य था व्यापार करना, और व्यापार करने के लिए वो लोग जो हैं मंडियां बना रहे थे, फैक्ट्रियां बना रहे थे, गोदाम बना रहे थे, है ना। और इस प्रकार वे अपने जो रहने का ठिकाना भी बना रहे थे। तो इस प्रकार छोटे मोटे शहर भी बसते जा रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो हुगली भी एक शहर में तब्दील हुआ। तो आगे सुनिए। ठीक है, सन 1580 में मुगल सम्राट अकबर ने पुर्तगाली कैप्टन पेड्रो तवारेज को यह स्वीकृति दी थी कि वे बंगाल में जहां चाहें अपना ठिकाना बसा लें। तो स्टूडेंट्स, अभी आप जैसा देख रहे हैं कि अब हम सम्राट अकबर के जमाने में चलते हैं। तो सम्राट अकबर के जमाने में 1580 में एक पुर्तगाली कैप्टन थे जिनका नाम था पेड्रो तवारेज। ठीक है, तो पेड्रो तवारेज को सम्राट अकबर के द्वारा यह स्वीकृति दे दी गई थी कि आप बंगाल में जहां चाहें अपना ठिकाना बसा लें, यानी कि व्यापार करने का आप केंद्र बना लें। ठीक है, तब आगे क्या हुआ स्टूडेंट्स देखिए। तब सन 1599 में 1599 भी किसका काल है? ये अकबर का ही काल है ना। 1605 तक अकबर का काल है ना। तब सन 1599 में पुर्तगालियों ने हुगली शहर बसा लिया। ठीक है, हुगली ही वह शहर है जहां पुर्तगालियों द्वारा पहला चर्च और कन्वेंट खोला गया था। देखिए, पहला चर्च और कन्वेंट यानी बंगाल का पहला चर्च और पहला कन्वेंट कहां खुला? ये खुला हुगली में। ठीक है, चर्च क्या होता है स्टूडेंट्स? ये ईसाइयों का जो प्रार्थना स्थल होता है उसको हम कहते हैं चर्च। ठीक है, और ये कन्वेंट क्या है? ये स्कूल है। ठीक है, तो फिर से इसको सुन लीजिए। तब सन 1599 में पुर्तगालियों ने हुगली शहर बसा लिया। कब बसाया? 1599 में। हुगली ही वह शहर है जहां पुर्तगालियों द्वारा पहला चर्च और कन्वेंट खोला गया था। पहला चर्च और कन्वेंट तो गोवा में भी खोला गया था, लेकिन ये बंगाल की चर्चा हो गई है कि बंगाल का पहला चर्च और कन्वेंट कहां था? कहां खोला गया था? हुगली में। ठीक है, बाद में इस शहर के चारों ओर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज व्यापारी बस गए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि बंगाल में यदि हम देखें यूरोपियन का जो पहला पड़ाव तो वह स्थान है हुगली। ठीक है, वही हुगली जहां पहले पुर्तगाली आते हैं, अपना बसाव करते हैं और उसके बाद फिर वहां ब्रिटिश भी आकर बस जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं कि शाहजहां क्यों क्रोधित हो गए पुर्तगालियों से। अब आपको ये तो पता चल गया कि अकबर के जमाने में पुर्तगालियों को स्वीकृति दी गई कि आप एक शहर बसा लीजिए, आप व्यापार करिए और बंगाल में आप आराम से रहिए। ठीक है, पुर्तगालियों को ये परमिशन मिल गया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने बंगाल में अपना सेटलमेंट जो है वो बैठा लिया और हुगली नाम का शहर भी बसा लिया था,
है ना। लेकिन आपको पता है कि अकबर के बाद जो दिल्ली के मुगल बादशाह हुए वे जहांगीर हुए, और जहांगीर के बाद 1628 में हुए शाहजहां। तो शाहजहां के समय में पुर्तगालियों के साथ उनकी अनबन हो गई, और अनबन होने के कई कारण थे स्टूडेंट्स, आप जान लीजिए। उसमें एक सबसे बड़ा चीज था दास व्यापार। ठीक है, दास व्यापार क्या होता है स्टूडेंट्स कि पुर्तगालियों का साम्राज्य यदि देखा जाए तो पूरी दुनिया में था। जैसे ब्राजील जैसे देशों में भी पुर्तगालियों का साम्राज्य था। तो ये पुर्तगाली क्या कर रहे थे कि बंगाल से लोगों को खरीद कर, जी हाँ, मनुष्यों को खरीद रहे थे और उसको लेकर दूसरे दूसरे देशों में ले जाते थे और उनको वहां पे बेच दिया जाता था। ये था दास व्यापार। ठीक है, तो ये दास व्यापार से शाहजहां को बहुत ही आघात लगा था। ये दास व्यापार के पक्ष में नहीं थे शाहजहां। ठीक है, इसके अलावे भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि मुगल शहंशाह को पुर्तगालियों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया था। पहले वो दे रहे थे लेकिन बाद में वो टैक्स देना बंद कर दिए थे। तो इसका परिणाम ये हुआ है स्टूडेंट्स कि सन 1631 में शाहजहां पुर्तगालियों से पूरी तरह नाराज हो गए और उन लोगों को बंगाल में रहने की बिल्कुल मनाही कर दी और उन लोगों को वहां पे व्यापार करना भी मना कर दिया गया। ठीक है, और इसका लाभ स्टूडेंट्स किसको मिला पता है? इसका लाभ मिला अंग्रेजों को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत का फिजिकल मैप है। ठीक है, तो भारत में शुरुआती दिनों में जब अंग्रेज आते हैं तो यहां पे आते हैं। देखिए ये जगह है, ये है सूरत, ये सूरत है। ठीक है, ये कौन सा स्थान है? ये सूरत है जो कि गुजरात में है। ठीक है, और अभी हम जिस हुगली की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हुगली यहां पे है, ये। ठीक है, यहां पे हुगली है ना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है गंगा नदी जो है वो हिमालय से निकलती है इस तरह से, है ना, और इस तरह से उत्तराखंड होते हुए ये उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए ये बिहार होते हुए, है ना, और हमारे झारखंड राज्य को भी थोड़ा सा टच करते हुए यहां से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए स्टूडेंट्स ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये क्या है? ये बांग्लादेश है, ये वाला। ठीक है, ये पार्ट जो है ना ये बांग्लादेश है जो कि किसी समय भारत का ही हिस्सा होता था, ये वाला पार्ट, है ना। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं बता रहा था कि गंगा नदी का उद्गम स्थान ये है। ठीक है, और यहां से ये उत्तराखंड होते हुए और ये उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए और झारखंड को थोड़ा सा टच करते हुए ये चली जाती है। कहां पे? ये बांग्लादेश की ओर चली जाती है। लेकिन यहीं पे देखिए, यहां पे झारखंड के बाद ये जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो इससे एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकलकर, है ना, यहां से निकलकर इस तरह से ये अलग से गंगा की एक शाखा जो है वो चली जाती है सीधे बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं हुगली नदी। क्या कहते हैं? ये हो गया हुगली नदी, हुगली नदी, है ना। तो इसी हुगली नदी के पश्चिम किनारे पे यहां पे बसा हुआ है हुगली शहर। ठीक है, और इसी हुगली नदी के किनारे जो है वो कलकत्ता शहर भी बसा हुआ है। तो कलकत्ता में जो हावड़ा ब्रिज है वो हुगली नदी पे ही है। तो आप चाहें तो हुगली नदी को आप गंगा नदी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी भारत का मैप है। ठीक है, और इस भारत के नक्शे में आप हुगली नदी को देख सकते हैं। ये हुगली नदी कहाँ पे है? देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हुगली नदी है। ठीक है,
और ये गंगा नदी की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है, एक शाखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बताना बहुत आवश्यक है कि हुगली नदी और हुगली शहर का जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या महत्व है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बाद में कलकत्ता शहर को अपनी राजधानी बनाते हैं, ये तो पता है आप लोगों को, है ना। और ये कलकत्ता शहर भी हुगली नदी के ठीक किनारे बसा हुआ है ना, या यूं कहें कि अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है ना। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बंगाल में बसाए गए यूरोपियन ठिकाने, है ना। तो बंगाल में किस किस स्थान पे कौन सी यूरोपीय कंपनी ने कौन सा अपना ठिकाना बनाया, है ना। तो पुर्तगालियों ने बसाया हुगली को, डच यानी कि हॉलैंड वालों ने बसाया चुनचुड़ा को, है ना। फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों ने बसाया चंदन नगर को, ठीक है। और उसके बाद डेनिस यानी डेनमार्क वालों ने बसाया श्रीरामपुर को, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण ठिकाने हैं जो कि यूरोपीय कंपनियों के द्वारा बंगाल में बसाए गए, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि अभी पुर्तगालियों के बारे में बताया, डच के बारे में बताया, फ्रेंच के बारे में बताया, डेनिस के बारे में बताया, लेकिन अभी हमारा मूल ध्येय है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना। तो अब आप जानिए कि किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बसाया और कलकत्ता को एक शहर बनाया, ठीक है। अब अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 17 पे देखिए, 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव, एक है सूतानोटी, एक है कालीकाता और एक है गोविंदपुर, ठीक है। ये 3 गांव हैं, एक है सूतानोटी, एक है कालीकाता और एक है गोविंदपुर। इन तीनों गांवों की जो है जमींदारी ले लिए। जी हाँ, मैं गांव कह रहा हूं, ये शहर नहीं है, ठीक है। इन तीनों गांवों की जो है जमींदारी ले लेते हैं, कितना पैसा देकर? 12,000 रुपया सालाना देकर, ठीक है। और यहीं पे वो लोग अपना एक फैक्ट्री बसाते हैं, एक किला बनाते हैं जिसको नाम देते हैं फोर्ट विलियम। जी हाँ, फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम का ये लोग निर्माण करते हैं और यही फोर्ट विलियम और उसके आसपास का जो इलाका है और ये गांव सूतानोटी, कलकत्ता, कालीकाता और गोविंदपुर बाद में चलकर कलकत्ता शहर कहलाता है, ठीक है। और आगे चलकर इस शहर का और भी विस्तार होता है, अगल बगल के सारे गांव, बड़े बड़े जो भी क्षेत्र हैं वो इस महानगर में मिलते चले जाते हैं और कलकत्ता शहर का विस्तार होता जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप जो इस तस्वीर को देख, ठीक है, ये फोर्ट विलियम है जो कि 1698 ईस्वी में कंपनी के द्वारा 3 गांवों के अधिग्रहण करने के बाद बसाया गया था और बसाने के पश्चात फोर्ट विलियम तैयार किया गया था, ठीक है। यह तस्वीर भी स्टूडेंट्स फोर्ट विलियम की ही है जो बहुत पुरानी है, ठीक है। फोर्ट विलियम आज भी कलकत्ता में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव सूतानोटी, कलकत्ता, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपये भुगतान कर प्राप्त किया। यहाँ निर्मित फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया जो कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 1631 से लेकर 1698 तक लगभग 70 साल का ब्रिटिश इतिहास, बंगाल में जो ब्रिटिश इतिहास था उसको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। और इसके बाद इस चैप्टर में और भी काफी कुछ है, तो नेक्स्ट जो है हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, है ना। अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग उसकी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा है कि आप लोग टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ेंगे और विषयों को गंभीरता से लेंगे और ध्यान से सारी जानकारियों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।
थैंक्स टू ऑल।